हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आप सभी की काफी डिमांड थी कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट तो आ गया, बीआरएफ पे भी काफी ज्यादा लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड। तो आपकी हर डिमांड को हमेशा से टारगेट सेमेस्टर पूरा करता हुआ आ रहा है और हमेशा से करेगा, ये हमारा वादा है आपसे। बस आप सभी की कंसिस्टेंट समर्थन की सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप भी कंसिस्टेंटली हमारे लिए सपोर्ट करते रहेंगे, हम सभी को समर्थन देते रहेंगे, डेफिनेटली हम भी आपके एग्जाम को बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विचएवर इज। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो मार्केट प्राइस पे वैल्यू किया जाता है या फिर कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो मार्केट प्राइस पे भी वैल्यू किया जा सकता है, कॉस्ट प्राइस पे भी वैल्यू किया जा सकता है, लेकिन कंपैरिजन किया जाता है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कम कौन सा है। तो जो लोअर प्राइस होगा मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस में, उसी पे आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका मेजरमेंट होता है। और इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अकाउंटिंग का एक कन्वेंशन है। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा सुन लीजिए। अकाउंटिंग का एक कन्वेंशन है और उस कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। क्या नाम है? कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म, जो कहता है कि अपने फ्यूचर लॉसेस को, अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को पहले से आप प्रेडिक्ट कर लीजिए, लेकिन जो आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, आपके जो फ्यूचर में इनकम होने वाले हैं, उनको आप पहले से प्रेडिक्ट मत करिए। उसी कंसेप्ट के हिसाब से जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होता है। इनमें से जो भी लोअर होगा, जो इन दोनों में से कम होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज लोअर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। Which method of inventory valuation is most widely used in accounting? Inventory valuation का कौन सा ऐसा मेथड होता है जो सबसे ज्यादा अकाउंटिंग में यूज किया जाता है? तो वो है आपका मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस whichever is less। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा गया है। आपका जो पास्ट ईयर का सेमेस्टर एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए क्वेश्चंस को बार बार अलग अलग नजरिए से हमारी जो टाइपिंग टीम है वो इसको इनकॉर्पोरेट कर रही है आपके पीडीएफ में। तो इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अपने आप को तैयार रखें क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस व्हिच इन्वेंटरी प्राइसिंग मेथड टेंड्स टू फिक्स अ हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जब प्राइजेस राइज हो रहे होते हैं तो उस समय कौन सा ऐसा इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड होता है जो एक फिक्स हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स को एस्टेब्लिश करता है। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, स्पेशली उन सभी बच्चों को समझ में नहीं आएगी जो भी बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग में लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड नहीं पढ़े हैं, जिसको हम शॉर्ट में लीफो फीफो कहते हैं। तो ये जो कंडीशन होता है ये लीफो मेथड में होता है। सारथी वाले बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से इसको जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइजेस which method of valuation of inventory tends to value at a lower prices? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A, that is LIFO method। अगर आपको ये आंसर क्यों LIFO मेथड हो रहा है, इसका आंसर क्यों FIFO मेथड हो रहा है, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है, कंसेप्चुअली आपको पढ़ना है, तो अभी भी वक्त नहीं गुजरा है दोस्तों, अभी भी आपके पास वक्त काफी है। आप हमारे सारथी से जुड़ सकते हैं और ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रही है उसका पूरा फुल कंटेंट आपको मिल जाएगा, प्लस आपको टीचर्स का डाउट सॉल्विंग सेशन और कंसेप्चुअल लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होते हैं, प्लस आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक सारथी ज्वाइन नहीं किया है तो ये लास्ट चांस है आप सभी के लिए सारथी ज्वाइन करने का, क्योंकि आपका एग्जाम 6 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और अगर आप उसके पहले सारथी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अपने एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। Under the perpetual inventory system, there is no need of stock taking. Stock taking is continuous. तो अगर हम बात करें perpetual inventory system की,
तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा इन्वेंट्री सिस्टम होता है जिसमें हमेशा स्टॉक मेंटेन किया जाता है, स्टॉक को कंटिन्यूअसली मेंटेन किया जाता है। तो इसका होता है ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज स्टॉक टेकिंग इज कंटिन्यूअस। आपको याद रखना है जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें स्टॉक टेकिंग कंटिन्यूअस होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हेन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुड बी यूज्ड। जब भी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज किया जाता है तो उस समय कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड यूज किया जा सकता है। तो जब भी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज किया जाता है तो उस समय स्टैंडर्ड प्राइस मेथड को यूज किया जा सकता है। किसको यूज किया जा सकता है? स्टैंडर्ड प्राइस मेथड को यूज किया जा सकता है। हिंदी में देख लेते हैं, जब स्थायी सूची प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो इनमें से कौन सी सूची मूल्यांकन विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। तो जब भी स्थायी सूची प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो उस केस में जो मानक मूल्य विधि है इसका उपयोग करना चाहिए आपके लिफो मेथड में, सॉरी आपके परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, हिंदी में स्थायी सूची प्रणाली के विधि में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड मे बी एम्प्लॉयड इन। जो इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड होता है वो कहां एम्प्लॉय किया जा सकता है। हिंदी में सूची नियंत्रण विधि का उपयोग कहां किया जा सकता है। तो जो सूची नियंत्रण विधि है, जो इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है, उसका यूज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यानी विनिर्माण व्यापार में भी हो सकता है और ट्रेडिंग बिजनेस यानी जो व्यापार सामान को बेचता है, खरीदता है, उसके द्वारा भी किया जा सकता है। तो जो व्यापार होता है विनिर्माण वाला या फिर जो सामान खरीद के बेचने वाला व्यापार होता है और बेच के खरीदने वाला व्यापार होता है, वही जो सेलिंग बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस होता है, उसमें भी इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड को एम्प्लॉय किया जा सकता है। यानी समझने वाली बात क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए भी यूजफुल है, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए भी यूजफुल है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यानी जो प्रोडक्ट बना के बेचता है और ट्रेडिंग बिजनेस यानी जो प्रोडक्ट खरीदता है किसी दूसरे दुकानदार से और बेचता है कंज्यूमर को, उसे हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। तो जो इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है ये दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही दशाओं में यूजफुल होता है, चाहे विनिर्माण व्यापार की बात करें या फिर केवल व्यापार की बात करें। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इन एबीसी एनालिसिस व्हिच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स दोज आइटम्स व्हिच आर यूज्ड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी बट देयर वैल्यू इज नॉट हाई। एबीसी एनालिसिस एक होता है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, जो भी बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड को डिटेल में पढ़ रहा होगा उसको अलग अलग एनालिसिस पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग कॉस्टिंग के मेथड्स पढ़ाए जाते हैं। उसमें से एक एबीसी एनालिसिस मेथड होता है जिसमें जो लार्जेस्ट क्वांटिटी होती है वो सी आइटम में रिप्रेजेंट की जाती है। जो सी आइटम होता है इंग्लिश में, जो सी आइटम होता है एबीसी का, एबीसी एनालिसिस का जो सी आइटम होता है, इस सी आइटम में जो लार्जेस्ट क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उस लार्जेस्ट क्वांटिटी की वैल्यू हाई नहीं होती है। यानी एबीसी एनालिसिस में सी आइटम में ऐसे आइटम को रखा जाता है जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में तो होती है लेकिन उसकी वैल्यू हाई नहीं होती है। लेट मी रिपीट, एबीसी एनालिसिस में सी आइटम में उन चीजों को रखा जाता है जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में तो होती है लेकिन उसकी वैल्यू हाई नहीं होती है, उसका मूल्य ज्यादा नहीं होता है। हिंदी में देख लेते हैं, एबीसी विश्लेषण में कौन सा वर्ग उन आइटमों को प्रतिनिधित्व करता है जिनका उपयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है लेकिन उनका मूल्य उचित नहीं होता है, उच्च नहीं होता है, तो वो हो जाएगा आपका सी आइटम। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यूज ऑफ फीफो मेथड इज सुटेबल। फीफो मेथड का यूज कब सुटेबल माना जाता है? तो फीफो मेथड का यूज सुटेबल तब माना जाता है जब प्राइजेस गिर रहे होते हैं, जब प्राइजेस फॉल कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड तब यूजफुल होता है जब प्राइजेस गिर रहे होते हैं, जब प्राइजेस फॉल कर रहे होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज फॉलिंग प्राइजेस। ठीक है, घटते मूल्यों पर फीफो विधि का उपयोग सही माना जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। Which of the following method of inventory valuation is based on accounting convention of conservatism? अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि जो अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है वो ये कहता है कि आप अपने बिजनेस में होने वाले फ्यूचर में पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड
कर लीजिए और बिजनेस में आपके जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होने वाले हैं, जो भविष्य में आपको लाभ होने की संभावना है, उसको आप रिकॉर्ड मत करिए। इसी बेसिस पे एक कॉस्टिंग सिस्टम बनाया गया है, कॉस्टिंग मेथड बनाया गया है, एक इन्वेंट्री मेथड बनाया गया है और उस इन्वेंट्री मेथड का नाम है मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। मतलब एक ऐसा इन्वेंट्री मेथड है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है मार्केट प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे, इन दोनों में से जो कम वैल्यू होता है। अगर मार्केट प्राइस का वैल्यू कम है तो इस पे मेजर किया जाएगा, या फिर अगर कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कम है तो इस पे स्टॉक का वैल्यू मेजर किया जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस। अभी हमने पढ़ा कि जब भी वैल्यू और इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो एबीसी एनालिसिस के माध्यम से हम आइटम्स को कैटेगराइज करते हैं। जो भी इन्वेंट्री के आइटम्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं वैल्यू और इंपॉर्टेंस के माध्यम से इन एबीसी एनालिसिस। एबीसी टेक्निक या फिर एबीसी एनालिसिस को कहते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, इनमें से कौन सी सूची नियंत्रण विधि में सूची के आइटम लागत और महत्व के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे पेपर का लेवल कितना डिफिकल्ट है। जो बच्चा हंसी खुशी से फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आराम से एग्जाम दे के आया करता था, अफसोस है हमें इस बात का कि वो बच्चा थर्ड सेमेस्टर में उस हंसी खुशी के साथ थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाएगा अगर उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो पिछली बार या फिर हर बार से सेमेस्टर के लिए आपका जो टारगेट सेमेस्टर है, आप सभी के लिए हमेशा स्टेप लेता रहता है, कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ बेहतरीन करता रहता है। लेकिन इस बार केवल एमसीक्यूज पढ़ने से, एमसीक्यू का एक वीडियो देखने से, 2 वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि पहली चीज आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं 50 एमसीक्यूज और पेपर का लेवल होने वाला है डिफिकल्ट। क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जा रहा है उन सब्जेक्ट का नाम आपने नहीं सुना है और उन सब्जेक्ट्स में जो अंदर अंदर चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो प्रोविजंस आपको कंपनी लॉ में पढ़ाए जा रहे हैं, जो आपको बीआरएफ सेकंड में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड लेगो सिविल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें आपको चीजें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रही हैं। अब इस डिफिकल्ट चीजों को आसान बनाने के लिए हमेशा से सारथी आपके साथ खड़ा है। मैं नहीं कहता हूं कि आप सारथी को ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अगर आप सारथी को ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपको पछताना तो पड़ेगा, ये जरूर मैं कहूंगा। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको इतने मिनिमम कॉस्ट में सारथी या फिर कोई भी आपको कोर्स प्रोवाइड करे जिससे आपका सेमेस्टर एग्जाम बिल्कुल आसान हो जाए। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। क्वेश्चन का लेवल आपके सामने है, क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ऑप्शंस पढ़ के आपको आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, हम इस बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे लास्ट बार कहना चाहूंगा कि ये आपके पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है अपने सेमेस्टर एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म करने की। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल फिक्सिंग। यानी सामग्री के संयम की दर सबसे महत्वपूर्ण है जब, मतलब जो कंजम्पशन मटेरियल का रेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है किस चीज को फिक्स करने के लिए? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आप फिक्स करते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। जब भी आप अपने मटेरियल के कंजम्पशन के रेट को फिक्स कर रहे होते हैं तो उस समय आपको 3 चीजों का ध्यान देना होता है कि आप कंजम्पशन मटेरियल का मैक्सिमम लिमिट कितना तय कर रहे हैं, मिनिमम लिमिट कितना तय कर रहे हैं और रीऑर्डर लेवल क्या है आपके कंजम्पशन मटेरियल का। यानी अगर आपका कंजम्पशन मटेरियल एक बार खत्म हो गया तो फिर आप किस लेवल से रीऑर्डरिंग करेंगे, किस लेवल से उस मटेरियल को दोबारा आप मंगवाएंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या फैक्ट्री में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन डज नॉट फॉलो द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा ऐसा मेथड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है? अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं हुआ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या है। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कहता है कि आपने जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जो प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग एक बार एडॉप्ट किया है उसको आप ईयर बाय ईयर
समय के साथ उसी अकाउंटिंग सिस्टम को, सेम अकाउंटिंग मेथड को बार बार यूज करते जाएं। आप हर साल नया अकाउंटिंग मेथड यूज ना करें, ये कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। तो कौन सा ऐसा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है जो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है? तो वो है आपका मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। ये तो इतनी बार आ गया है कि मतलब क्या ही कहा जाए। अब ये क्यों इतनी बार आ रहा है? क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा और पिछली बार आया भी था, इस बार भी आएगा डेफिनेटली। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग रट ही लीजिए, अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अकाउंटिंग का इन्वेंट्री मेथड होता है जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, कौन सा ऐसा अकाउंटिंग का मेथड होता है जिसमें स्टॉक को मेजर किस प्राइस पे किया जाता है, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर लेस पे किया जाता है। मतलब अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सेम क्वेश्चन को आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे एग्जामिनर कितनी भी तरीके से घुमाए उस क्वेश्चन को, आप आंसर करने में कैपेबल होंगे, डेफिनेटली कैपेबल होंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वीईडी एनालिसिस मेथड इज यूज्ड व्हेन। वीईडी एनालिसिस मेथड कब यूज किया जाता है? तो जब भी आपके फैक्ट्री में मशीन्स यूज हो रहे होते हैं तो उस केस में आप अपने फैक्ट्री में अपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड में वीईडी मेथड को यूज करते हैं, वीईडी एनालिसिस मेथड को यूज करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लेटेस्ट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। यानी कौन सा ऐसा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड होता है जिसमें इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है लेटेस्ट प्राइस पे, जो प्राइस अभी मार्केट में चल रही है उस प्राइस पे वैल्यू किया जाता है। तो वो है आपका रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में आपको याद रखना है इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है एट द लेटेस्ट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। यानी मार्केट में, बाजार में जो इस समय मूल्य मिल रहा है उस इन्वेंट्री का, उस पे मेथड उसको मेजर किया जाता है, उस पे उसका आकलन किया जाता है, उस पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। उस विधि को हम कहते हैं पुनर्स्थान मूल्य विधि, इंग्लिश में रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वेज शीट इज प्रिपेयर्ड बाय। वेज शीट कौन प्रिपेयर करता है? तो वेज शीट प्रिपेयर करने के लिए हमारे फैक्ट्री में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पेरोल डिपार्टमेंट। ये एक तरह का क्लेरिकल वर्क होता है जिसमें एक इंसान कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के वर्कर्स का एक सीट बनाता है, उसमें डिसाइड करता है कि वर्कर्स की टोटल सैलरी कितनी है, इंडिविजुअल एक एक वर्कर को कितनी सैलरी देनी है। तो वेज सीट को डिसाइड करने के लिए पेरोल डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फैक्ट्री में आपके वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए डेडिकेटेड होता है पेरोल डिपार्टमेंट। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा गया इसमें? कॉस्ट ऑफ आइडल आइटम ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यानी उपलब्ध न रहने के कारण खाद्य सामग्री के निर्माण पर निर्लय समय की लागत। मतलब अगर आपके पास कुछ है ही नहीं काम करने के लिए और आइडल टाइम में आपका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वो जो आइडल टाइम में आपका कॉस्ट लग रहा है ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल, उस आइडल टाइम की वजह से जो कॉस्ट हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, उसको हम कहां शो करते हैं? तो आइडल टाइम की जो कॉस्टिंग होती है उसको शो की जाती है कास्टिंग एंड लॉस अकाउंट में। कहां शो किया जाता है? कास्टिंग एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। अगर आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, आपकी फैक्ट्री में क्योंकि रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं है, इसकी वजह से कुछ समय खाली जा रहा है, आइडल टाइम हो रहा है, तो उसको, उस एक्सपेंस को, उस कॉस्ट को चार्ज किया जाता है कास्टिंग एंड लॉस अकाउंट में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रोवन प्रीमियम प्लान इज इंप्रूवमेंट ओवर। अभी अलग अलग प्रीमियम प्लान्स आपको पढ़ाए जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड में, जिसमें डिफरेंट प्लान्स आप पढ़ते हैं। कभी यूट्यूब पे हम एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड की भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कुछ मैराथन क्लासेस हैं जो सारथी में चलेंगी 27 तारीख से लेके लगातार आपकी सारथी में क्लासेस चलेंगी। और अभी कुछ क्लासेस आपकी चल भी रही हैं, कुछ वीडियोस आपके अपलोड भी हो चुके हैं और सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपके सारथी में दे ही दिया गया है। बाकी यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं, अगर वो समर्थन देते हैं, अगर
50, 60, 70, 100 बच्चे आते हैं लाइव में, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। सबसे बड़ी बुरी चीज हमको ये लगती है कि लाइव सेशन का आगाज कर दिया जाता है, लेकिन आने में बच्चों को तकलीफ होती है। ये कोई भी टीचर, कोई भी इंसान अगर आपके लिए काम कर रहा है तो आपको भी उसको दिखाना पड़ता है कि आप उस चीज में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप ये शो ही नहीं करेंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो फिर वो सामने वाला इंसान आपके लिए क्यों काम करेगा? क्योंकि ये दुनिया गिव एंड टेक पे चलती है। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो कुछ देना सीखिए, अपना समय देंगे आप, तभी तो आपको ज्ञान मिल पाएगा। तो अगर YouTube पे भी जनता आती है, सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो YouTube पे भी लाइव क्लासेस की जाएंगी अगर आप लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो रोवन प्रीमियम प्लान किसका इंप्रूवमेंट है? तो आपका जो रोवन प्रीमियम प्लान है, इंप्रूवमेंट है हैस्ले प्रीमियम प्लान का। अभी रोवन प्रीमियम प्लान क्या होता है, हैस्ले प्रीमियम प्लान क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे कभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है वो किसके परसेंटेज के से रिकवर होता है? तो फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जो डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज होता है उससे आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है उसको रिकवर किया जाता है। क्या याद रखना है? जो डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज होता है उससे आपका फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर किया जाता है। परसेंटेज मतलब एक परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है और उस परसेंटेज पे डायरेक्ट वेजेस से फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ओवरहेड आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ओवरहेड होता है वो कैसे रिकवर किया जाता है, किसके परसेंटेज के बेसिस पे रिकवर किया जाता है? तो इट इज रिकवर्ड एज द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। याद रखना है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन का और जो मैनेजमेंट का फैक्ट्री ओवरहेड होता है वो रिकवर होता है एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। दैट्स ऑल। ये थे आपके 20 टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, अपने उन भाइयों और बहनों में से बनना चाहते हैं जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में 9.5 सीजीपीए तक लाया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और जुड़ सकते हैं साथी से। दैट्स इट।